कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने अकेलेपन में एक साथी ढूंढा, पर उसे क्या पता था कि वो साथी उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी पहचान ही छीन लेगा। अनिरुद्ध नाम था उस शख्स का। सुनने में तो ये नाम बड़ा ही भारी भरकम लगता है ना, पर असल में अनिरुद्ध की जिंदगी उतनी ही खाली थी जितना एक सूने कमरे में गूंजती हुई आवाज। मुंबई जैसे शहर में लाखों लोग रहते हैं, पर फिर भी कितने लोग अकेले होते हैं, ये बात शायद आप समझ सकें। अनिरुद्ध भी उन्हीं में से एक था। एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था। सुबह उठता, ऑफिस जाता, शाम को वापस आता और रात को अपने एक कमरे के फ्लैट में अकेला सो जाता। दोस्त कोई खास नहीं थे। परिवार गांव में था, पर उनसे बात करने का मन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हर बार फोन पर एक ही सवाल, बेटा शादी कब कर रहे हो? और अनिरुद्ध के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसका फ्लैट गोरेगांव के एक पुरानी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर था। बिल्डिंग इतनी पुरानी थी कि रात को सीढ़ियों पर चलने की आवाज पूरी इमारत में गूंजती थी। पड़ोसी भी कोई खास बातचीत करने वाले नहीं थे। बस कभी कभार लिफ्ट में मिल जाते तो एक औपचारिक सा नमस्ते हो जाता। अनिरुद्ध को इस अकेलेपन की आदत सी हो गई थी। वो सोचता था कि शायद जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। एक मंगलवार की सुबह थी। अक्टूबर का महीना था और मुंबई में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अनिरुद्ध अलार्म बजने से पहले ही उठ गया था। नींद पूरी नहीं हुई थी, पर आंखें खुल गई थीं। उसने उठकर अपनी रोज की दिनचर्या शुरू की। पहले बाथरूम, फिर चाय बनाना और फिर काम के लिए तैयार होना। जब वो अपना लंच बॉक्स पैक कर रहा था, तभी उसे दरवाजे के पास कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद अखबार वाला अखबार डाल गया होगा। हालांकि उसने अखबार का सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं था। जब उसने दरवाजा खोला तो नीचे फर्श पर एक सफेद लिफाफा पड़ा था। लिफाफा बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे किसी ने बड़े प्यार से तैयार किया हो। उस पर कोई डाक टिकट नहीं था, कोई पता नहीं था। बस बीच में काले स्याही से लिखा था, अनिरुद्ध। लिखावट बेहद सुंदर थी। ऐसी लिखावट जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही कोई लिखता हो। हर अक्षर इतनी सावधानी से लिखा गया था जैसे किसी ने बड़े धैर्य और प्यार से लिखा हो। अनिरुद्ध ने लिफाफा उठाया और अंदर आ गया। उसने लिफाफे को हाथ में लेकर देखा। महक आ रही थी, एक हल्की सी खुशबू, जैसे पुराने फूलों की। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। उसी सुंदर लिखावट में लिखा था, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। बस इतना ही। न कोई नाम, न कोई पता, न कोई और बात। अनिरुद्ध को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से उसके दरवाजे पर डाल दिया होगा, पर उस पर उसका नाम साफ साफ लिखा था। उसने चारों तरफ देखा, बाहर गलियारे में झांका, पर कोई नहीं था। वो थोड़ा मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो उसे अच्छा लगा। इतने सालों बाद किसी ने उसे याद किया था, किसी को उसका होना अच्छा लगा था। भले ही वो कोई मजाक हो, पर फिर भी उस खाली जिंदगी में ये एक अलग सी खुशी थी। उसने उस पत्र को अपने बैग में रख लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन काम करते हुए उसका ध्यान बार बार उस पत्र की तरफ जाता रहा। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, ये शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। उसने सोचा शायद बिल्डिंग में कोई लड़की होगी जिसने उसे देखा होगा, पर कौन हो सकती है? उसे तो बिल्डिंग में कोई ऐसी लड़की याद नहीं आई जो उस पर ध्यान देती हो। तीसरी मंजिल पर शर्मा अंकल की बेटी रहती थी, पर वो तो शादीशुदा थी। दूसरी मंजिल पर एक बूढ़ी आंटी रहती थी और पांचवी मंजिल पर एक परिवार था जिनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, पर उससे तो कभी बात भी नहीं हुई थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने फिर से वो पत्र पढ़ा। इस बार उसने कागज को ध्यान से देखा। कागज थोड़ा पुराने जमाने का लग रहा था, जैसे किसी पुरानी डायरी से फाड़ा गया हो। स्याही भी अजीब थी, बिल्कुल काली, पर जैसे उसमें कुछ मिला हो। अनिरुद्ध ने सोचा कि कल अगर फिर से ऐसा कोई पत्र आया तो वो जरूर पता लगाएगा कि ये किसका मजाक है। उस रात उसे नींद अच्छी आई। बहुत दिनों बाद सपने में उसने देखा कि कोई औरत उसके पीछे पीछे चल रही है, पर जब वो पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। बस एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंजती रहती है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे वो सपना साफ साफ याद था। उसने सोचा शायद उस पत्र की वजह से ही ये सब दिमाग में आया होगा। वो उठा, तैयार हुआ और जैसे ही दरवाजा खोलने लगा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब सी उम्मीद थी कि शायद आज भी कोई पत्र मिले, और सच में जब उसने दरवाजा खोला तो वहां फिर से एक सफेद लिफाफा पड़ा था। बिल्कुल वैसा ही, उसी सुंदर लिखावट में उसका नाम लिखा हुआ,
अनिरुद्ध की सांसें थम सी गईं। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। सुबह के 6 बजे थे। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। उसने लिफाफा उठाया और अंदर आकर खोला। इस बार पत्र में लिखा था, तुम्हारा अकेलापन मुझे दिखता है। अनिरुद्ध के हाथ कांप गए। ये कैसे? कोई उसके बारे में इतना कैसे जान सकता है? उसने कभी किसी से अपने अकेलेपन के बारे में बात नहीं की थी। तो फिर ये कौन था जो उसकी इतनी गहराई तक देख पा रहा था? उस दिन ऑफिस में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगा। वो बार बार उस पत्र के बारे में सोचता रहा। उसने तय किया कि आज रात वो दरवाजे के बाहर छुपकर देखेगा कि कौन ये पत्र डालता है। पर जब रात को वो घर पहुंचा और सोने की कोशिश की तो उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा, पर थकान इतनी थी कि आखिरकार उसकी आंख लग गई और सुबह फिर से वही, एक नया लिफाफा, एक नया पत्र। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर एक बात तय थी, वो पत्र लिखने वाला कोई इंसान उसकी जिंदगी में घुसता जा रहा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अनिरुद्ध को ये सब अच्छा लग रहा था। हफ्ता बीतते बीतते अनिरुद्ध की पूरी दिनचर्या बदल गई थी। अब उसकी सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि उस लिफाफे के इंतजार से होती थी। रात को सोते वक्त उसका आखिरी ख्याल यही होता कि कल सुबह क्या लिखा होगा। और सच कहूं तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब दरवाजे के नीचे वो सफेद लिफाफा ना मिला हो। हर रोज बिना किसी चूक के वो पत्र वहां होता था, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। पत्रों की लिखावट अब अनिरुद्ध को इतनी जानी पहचानी लगने लगी थी कि वो अपनी आंखें बंद करके भी उन अक्षरों की शक्ल बता सकता था। हर अक्षर का घुमाव, हर शब्द के बीच की दूरी, स्याही का दबाव, सब कुछ एकदम परफेक्ट। ऐसी लिखावट जो आजकल के जमाने में मुमकिन ही नहीं लगती थी। उसने कई बार सोचा कि शायद कोई कैलीग्राफी की क्लास लेता हो या फिर कोई बूढ़ा इंसान हो जिसे पुराने तरीके से लिखने की आदत हो। पर फिर पत्रों में जो बातें लिखी होती थीं वो किसी बूढ़े इंसान की नहीं लग सकती थी। एक पत्र में लिखा था, तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर कैसे चलती हैं ये मैंने देखा है। अनिरुद्ध का दिल धक से रह गया था। इसका मतलब कोई उसे ऑफिस में देख रहा था। उसने ऑफिस में हर किसी को ध्यान से देखा, पर सब वैसे ही थे जैसे हमेशा रहते थे। कोई भी उस पर खास ध्यान नहीं दे रहा था। फिर ये कौन था? दूसरे दिन पत्र में लिखा था, तुम रात को करवट बदलते हो, दाईं तरफ ज्यादा, बाईं तरफ कम। ये पढ़कर अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तो उसके घर की बात थी, उसके सोने की बात थी। कोई उसे रात को कैसे देख सकता है? उसने उसी रात अपने कमरे की सारी खिड़कियां और पर्दे चेक किए, सब कुछ बंद था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। तीसरे दिन का पत्र और भी अजीब था। तुम सुबह नहाते वक्त पुराने गाने गुनगुनाते हो, मुझे अच्छा लगता है। अब तो अनिरुद्ध को सच में डर लगने लगा था। नहाते वक्त की बात, कोई उसे कैसे सुन सकता है? उसने बाथरूम की भी जांच की, पर वहां कोई छिपा हुआ कैमरा या कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। पर फिर यह सब कैसे मुमकिन था? अनिरुद्ध ने तय किया कि वो इस पत्र लिखने वाले को पकड़ कर रहेगा। उसने एक प्लान बनाया। उस रात उसने दरवाजे के पास एक छोटा सा कैमरा लगाया जो उसके पास पुराना पड़ा था। उसने सोचा कि सुबह जब कोई पत्र डालने आएगा तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। वो बड़ी बेसब्री से सुबह का इंतजार करने लगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो बार बार उठकर दरवाजे की तरफ देखता रहा, पर कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो वहां फिर से वो सफेद लिफाफा पड़ा था। उसने झटके से कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, पर वहां कुछ भी नहीं था। पूरी रात की रिकॉर्डिंग में सिर्फ खाली गलियारा दिख रहा था, कोई आया ही नहीं था। तो फिर ये पत्र कैसे आ गया? अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे जब उसने उस दिन का पत्र खोला। उसमें लिखा था, तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं पकड़ में नहीं आती। ये पढ़कर अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ भर दी हो। वो कौन थी जो उसके हर कदम को, हर सोच को जानती थी? अगले कुछ दिनों में पत्रों में और भी गहरी बातें आने लगीं। एक पत्र में लिखा था, तुम्हें अपनी मां की याद आती है। रात को तुम रोते हो पर आवाज नहीं निकालते। ये सच था। अनिरुद्ध की मां 3 साल पहले गुजर गई थी। उसकी मौत के बाद अनिरुद्ध ने कभी किसी से इसके बारे में बात नहीं की थी, पर रात को कभी कभार जब वो अकेला होता तो उसे मां की याद आती और आंखों से आंसू निकल आते। उसने कभी किसी को ये नहीं बताया था, तो फिर ये औरत कैसे जानती थी? दूसरे पत्र में लिखा था, तुम अपने बचपन के दोस्त राहुल को याद करते हो। उसने तुम्हें धोखा दिया था, पर तुम उसे माफ नहीं कर पाए। यह भी सच था। राहुल उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था।
पर कॉलेज में उसने अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड को फंसा लिया था। उसके बाद अनिरुद्ध ने राहुल से बात करना बंद कर दिया था। ये बात भी उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। अब अनिरुद्ध को समझ आने लगा था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था जो उसे पत्र लिख रहा था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग के अंदर घुस सकता था, उसकी यादों को पढ़ सकता था, उसके डर को महसूस कर सकता था। पर अनिरुद्ध इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी सोचता था कि शायद कोई उसका पुराना दोस्त हो जो उसके बारे में सब कुछ जानता हो और उससे मजाक कर रहा हो। उसने अपने पुराने दोस्तों को फोन किया, पर किसी ने भी ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया। सबने कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। अनिरुद्ध अब परेशान होने लगा था। उसकी नींद पूरी तरह से खराब हो गई थी। ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं लगता था। उसके बॉस ने एक दिन उसे बुलाया और पूछा कि क्या सब ठीक है। अनिरुद्ध ने कहा कि सब ठीक है, पर अंदर से वो टूट रहा था। फिर एक दिन ऐसा पत्र आया जिसने अनिरुद्ध की दुनिया ही बदल दी। पत्र में लिखा था, तुम डरे हुए हो पर डरो मत। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। ये पढ़कर अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे उसके चारों तरफ दीवारें सिकुड़ती जा रही हैं। उस रात अनिरुद्ध ने तय किया कि वो किसी से मदद मांगेगा। उसने अपने पिताजी के एक पुराने दोस्त को फोन किया जो तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते थे। उसने उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने हंसकर कहा कि यह सब उसका वहम है, पर जब अनिरुद्ध ने उन्हें पत्रों की फोटो भेजी तो उनकी आवाज बदल गई। उन्होंने कहा, बेटा, ये लिखावट ये किसी इंसान की नहीं है, तुम फौरन उस घर को छोड़ दो। पर अनिरुद्ध कैसे छोड़ सकता था? उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी। और एक अजीब बात यह भी थी कि वो पत्रों से डरता तो था, पर उनका इंतजार भी करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि कोई तो है जो उसकी परवाह करता है, उसके बारे में सोचता है, भले ही वो कोई इंसान न हो। और इसी सोच ने अनिरुद्ध को धीरे धीरे उस अनदेखी दुनिया में धकेलना शुरू कर दिया था। एक ऐसी दुनिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब अनिरुद्ध की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। सुबह उठते ही उसका पहला काम होता था उस सफेद लिफाफे को उठाना और उसे पढ़ना। कभी कभी तो वो ऑफिस जाने से पहले उस पत्र को 2-3 बार पढ़ लेता था। हर शब्द, हर वाक्य को वो अपने दिल में उतार लेता था। जो बातें वो किसी इंसान से नहीं कह पाता था, वो बातें उस अनदेखी औरत से शेयर कर रहा था, बिना कुछ बोले, बस पत्रों के जरिए। ऑफिस में भी उसका ध्यान काम पर नहीं रहता था। वो अपनी ड्रॉर में उन पत्रों को रख लेता था और दिन में कई बार उन्हें निकाल कर पढ़ता रहता था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि अनिरुद्ध कुछ बदल गया है। पहले तो वो चुप रहता था, पर अब तो वो एकदम खोया खोया सा रहने लगा था। कोई उससे कुछ पूछता तो वो जवाब देने में वक्त लेता, जैसे किसी और दुनिया से वापस आ रहा हो। उसकी टीम की एक लड़की प्रिया थी। वो अनिरुद्ध को पसंद करती थी, हालांकि उसने कभी खुलकर नहीं बताया था। एक दिन लंच के वक्त उसने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध, तुम ठीक तो हो? तुम कुछ अलग से लग रहे हो इन दिनों। अनिरुद्ध ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ, बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है। पर प्रिया को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो तो मैं हूं। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, पर उसे पता था कि वो प्रिया को ये सब नहीं बता सकता। वो उसे पागल समझेगी। शाम को जब अनिरुद्ध घर लौटता तो सबसे पहले वो अपने कमरे में जाकर सारे पत्रों को निकाल लेता और उन्हें एक एक करके पढ़ता। अब तक उसके पास 30 से ज्यादा पत्र इकट्ठे हो चुके थे। उसने उन सभी को एक पुरानी डायरी में रख लिया था। कभी कभी तो वो रात को सोने से पहले उन पत्रों को पढ़ता रहता और कल्पना करता कि वो औरत कैसी दिखती होगी जो उसे ये पत्र लिखती है। एक रात उसने कुछ अलग किया। उसने एक कागज निकाला और उस पर लिखना शुरू किया, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने सोचा कि शायद अगर वो जवाब देगा तो उस औरत को पता चल जाएगा। उसने वो कागज अपने दरवाजे के बाहर रख दिया। सुबह जब उसने देखा तो वो कागज वहीं पड़ा था, पर उस पर कुछ नहीं लिखा था। बस उसके नीचे एक नया लिफाफा पड़ा था। अनिरुद्ध ने उस दिन का पत्र खोला। उसमें लिखा था, मैं वो हूं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। मैं तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारी धड़कनों में हूं। तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मैं पहले से ही जानती हूं कि तुम क्या जानना चाहते हो। यह पढ़कर अनिरुद्ध को अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर घुस गया है, उसकी आत्मा में। अगले कुछ दिनों में पत्रों की भाषा बदलने लगी।
पहले तो वो सिर्फ अनिरुद्ध के बारे में बातें करती थी, पर अब वो अपने बारे में भी बताने लगी। एक पत्र में लिखा था, मैं बहुत समय से अकेली हूं, तुम्हारे जैसा कोई मुझे कभी नहीं मिला। तुम मुझे समझते हो, भले ही तुमने मुझे देखा नहीं है। ये पढ़कर अनिरुद्ध को अजीब सी खुशी हुई। उसे लगा कि शायद वो औरत भी उसकी तरह अकेली है, उसकी तरह टूटी हुई है। दूसरे दिन पत्र में लिखा था, तुम मेरे बिना अधूरे हो और मैं तुम्हारे बिना। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अनिरुद्ध ने इस बात को दिल से लगा लिया। उसे सच में लगने लगा था कि शायद ये सब एक कारण से हो रहा है। शायद भगवान ने उसके लिए किसी को भेजा है, भले ही वो दिखती ना हो। अब अनिरुद्ध पत्रों का इंतजार बेसब्री से करने लगा था। उसकी पूरी दुनिया उन पत्रों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसने अपने परिवार से बात करना लगभग बंद कर दिया था। दोस्तों के फोन का जवाब नहीं देता था। ऑफिस में भी मिनिमम बात करता था। बस घर आकर उन पत्रों के साथ वक्त बिताता था। एक दिन उसे एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो उस औरत से बात कर सके तो कैसा रहेगा। उसने फिर से एक पत्र लिखा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज एक बार सामने आ जाओ। उसने ये पत्र दरवाजे के बाहर रख दिया। अगली सुबह जवाब आया, मिलना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है। पर अनिरुद्ध को विश्वास करने में दिक्कत हो रही थी। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि यह सब सच है, कि कोई उससे प्यार करता है, पर दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था कि यह सब गलत है, कि कुछ तो गड़बड़ है। पर अनिरुद्ध अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुन रहा था, और उसका दिल कह रहा था कि उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अब पत्रों में निर्देश आने लगे थे। एक दिन लिखा था, आज शाम को तुम खिड़की के पास खड़े होना, ठीक 7 बजे, और आसमान की तरफ देखना। अनिरुद्ध ने बिना सोचे वैसा ही किया। शाम को ठीक 7 बजे वो खिड़की के पास खड़ा हो गया और आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में कुछ खास नहीं था, बस बादल थे। पर अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे उस स्पर्श का एहसास हुआ, एक ठंडा नरम स्पर्श। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा कि क्या सच में किसी ने उसे छुआ था, या फिर ये उसका वहम था। अगली सुबह पत्र में लिखा था, तुमने मुझे महसूस किया, मैं खुश हूं, अब हम और करीब हैं। ये पढ़कर अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब वो सच में वहां थी, उसने उसे छुआ था। अगले कुछ दिनों में और भी अजीब चीजें होने लगी। एक रात अनिरुद्ध सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। उसने आंखें खोली, पर कमरे में अंधेरा था और कोई नहीं था, पर वो एहसास अब भी था। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। उसे सांसों की आवाज सुनाई दी, हल्की धीमी सांसें, जैसे कोई औरत सांस ले रही हो। अनिरुद्ध डर के मारे हिल नहीं पाया। वो बस लेटा रहा, आंखें बंद किए, उस एहसास को महसूस करता रहा। कुछ देर बाद वो एहसास खत्म हो गया। अगली सुबह पत्र में लिखा था, तुम डर गए, पर डरो मत, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगी, मैं तो बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूं। अब अनिरुद्ध को समझ आने लगा था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। पर अजीब बात यह थी कि अनिरुद्ध को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी सुकून मिल रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके साथ है हमेशा के लिए। और यह सुकून ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो चीज उसे सुकून दे रही थी वही धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगल रही थी। पर अनिरुद्ध को इसका अंदाजा तब तक नहीं लगा जब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन उसने पत्र में लिखा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये 3 शब्द पढ़कर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। कितने सालों बाद किसी ने उससे ये कहा था। उसने उस पत्र को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी मौत की इबारत पर दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी पिशाचिनी से प्यार का इजहार करता है तो वो उसे अपनी आत्मा सौंप देता है, और अनिरुद्ध ने ठीक वही किया था। अब पत्रों की भाषा पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले तो वो प्यार भरे थे, पर अब वो आदेश की तरह लगने लगे थे, जैसे कोई हुक्म दे रहा हो और अनिरुद्ध को मानना ही पड़ेगा। एक सुबह पत्र में लिखा था, आज तुम सफेद कपड़े पहनोगे पूरा दिन। अनिरुद्ध ने बिना कुछ सोचे वैसा ही किया। उसने अपनी अलमारी से सफेद शर्ट और सफेद पैंट निकाली और पहन ली। ऑफिस में लोगों ने पूछा कि आज ऐसे क्यों तैयार है, तो उसने कहा, बस ऐसे ही मन किया। अगले दिन लिखा था,
आज तुम किसी से बात नहीं करोगे, बस सुनोगे। अनिरुद्ध ने पूरा दिन चुप रहा। ऑफिस में जब लोगों ने उससे कुछ पूछा तो उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। प्रिया ने परेशान होकर पूछा, अनिरुद्ध क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? पर अनिरुद्ध ने बस मुस्कुरा दिया और अपने काम में लग गया। तीसरे दिन का आदेश और भी अजीब था। आज शाम को तुम आईने के सामने 1 घंटे तक खड़े रहोगे और अपने चेहरे को देखते रहोगे बिना पलक झपकाए। अनिरुद्ध ने शाम को वैसा ही किया। उसने अपने कमरे का बड़ा आईना सामने किया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी घड़ी में टाइमर लगाया 1 घंटा और फिर बिना पलक झपकाए अपने चेहरे को देखने लगा। शुरू के 10 मिनट तो ठीक थे, पर फिर उसकी आंखों में जलन होने लगी, आंसू आने लगे, पर वो पलकें नहीं झपका सकता था। पत्र में साफ साफ लिखा था, बिना पलक झपकाए। 20 मिनट बाद उसे लगने लगा कि आईने में उसका चेहरा धुंधला होता जा रहा है। 30 मिनट बाद उसे लगा कि आईने में जो चेहरा दिख रहा है वो उसका नहीं है। चेहरा वही था, पर आंखें अलग थीं। वो आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे कोई और उसकी आंखों से देख रहा हो। 45 मिनट बाद अनिरुद्ध को लगा कि आईने में का चेहरा मुस्कुरा रहा है, पर वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ सीधे थे, पर आईने में वाला चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, पर वो वहीं खड़ा रहा। 1 घंटा पूरा होने तक वो वहीं खड़ा रहा और जब टाइमर बजा तो उसने फौरन आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि कमरा घूम रहा है। वो लड़खड़ाकर अपने बिस्तर पर गिर गया। उसका सिर चकरा रहा था, आंखों में अभी भी जलन थी। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है, कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। पर अगली सुबह जब पत्र आया तो उसमें लिखा था, तुमने अच्छा किया, अब तुम मुझे और करीब से देख पाओगे। इसके बाद से अनिरुद्ध को अजीब चीजें दिखने लगीं। कभी कभी जब वो आईने में देखता तो उसे लगता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर जब वो पलटता तो वहां कोई नहीं होता। कभी रात को सोते वक्त उसे छत पर किसी की परछाई दिखती, कभी खिड़की के शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान दिखते। हालांकि वो 4थी मंजिल पर था और बाहर से कोई आ नहीं सकता था। अब पत्रों में और भी गहरे आदेश आने लगे। एक दिन लिखा था, आज रात तुम 12 बजे उठोगे और अपनी बाईं हथेली पर एक निशान बनाओगे, एक छोटी सी लकीर, चाकू से। अनिरुद्ध को यह पढ़कर डर लगा। उसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए कहा जा रहा था, पर अब वो इतना गहरे फंस चुका था कि मना नहीं कर सकता था। रात को ठीक 12 बजे वो उठा, किचन से एक छोटा सा चाकू लाया और अपनी बाईं हथेली पर एक छोटी सी लकीर काट दी। खून की एक पतली धार निकली। दर्द हुआ, पर अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उसने उस घाव को धोया और पट्टी बांध दी। अगली सुबह पत्र में लिखा था, तुमने अपना खून मुझे दिया, अब मैं तुम्हारे और करीब हूं, अब मैं तुम्हारी नसों में बह रही हूं। यह पढ़कर अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा है। उस दिन से अनिरुद्ध को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। कभी कभी उसे लगता कि उसके दिल की धड़कन बदल गई है, कभी लगता कि उसकी सांसें किसी और की सांसों के साथ मिल गई हैं। कभी रात को सोते वक्त उसे लगता कि कोई उसकी छाती पर लेटा है, उसके साथ सांस ले रहा है। अब तो दिन में भी उसे आवाजें सुनाई देने लगी थीं। एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। कभी कभी तो साफ साफ शब्द सुनाई देते, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए, तुम मेरे हो। अनिरुद्ध पागल होने लगा था। उसने ऑफिस में काम करना लगभग छोड़ दिया था। उसका बॉस बहुत नाराज था और उसे वार्निंग दे चुका था। एक दिन प्रिया ने उसे कैंटीन में अकेला पाया। वो उसके पास आई और बोली, अनिरुद्ध प्लीज मुझे बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम बहुत बदल गए हो, मुझे चिंता हो रही है। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहता था, पर तभी उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई दी, उससे बात मत करो, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। अनिरुद्ध ने झटके से अपना सिर हिलाया और प्रिया से बोला, मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो, और वो वहां से उठकर चला गया। प्रिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध के साथ क्या हो रहा है। उस रात का पत्र सबसे डरावना था। उसमें लिखा था, अब समय आ गया है, अब तुम पूरी तरह से मेरे होने वाले हो। कल से तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं रहेगा, तुम बस एक खाली बर्तन हो जाओगे और मैं उसमें भर जाऊंगी। अनिरुद्ध को समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
वो जाल में फंस चुका था और उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो रात अनिरुद्ध की जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उसने पूरी रात नींद नहीं ली। वो बस अपने बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, हालांकि एसी बंद था। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई और भी है। वो अकेला नहीं था। हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी की मौजूदगी का बोझ। करीब 3 बजे रात को अनिरुद्ध को लगा कि कमरे में कुछ सरसराने की आवाज आ रही है, जैसे कोई कागज पर कुछ लिख रहा हो। उसने डरते डरते लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, पर उसकी स्टडी टेबल पर एक कागज पड़ा था। वो कागज पहले वहां नहीं था। अनिरुद्ध धीरे धीरे उठा और टेबल के पास गया। उसने कागज उठाया। उस पर वही सुंदर लिखावट में लिखा था, डरो मत, बस थोड़ा और इंतजार करो, सुबह होते ही सब कुछ बदल जाएगा। अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे। उसने वो कागज फेंक दिया और अपने बिस्तर पर वापस आ गया। उसने रजाई अपने सिर तक खींच ली, जैसे बच्चे अंधेरे से डर कर करते हैं, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो एहसास अब भी था, वो ठंडक अब भी थी, और अब तो सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, बिल्कुल उसके कान के पास, जैसे कोई उसके बिस्तर पर उसके बगल में लेटा हो। अनिरुद्ध ने आंखें कसकर बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसे बहुत सालों बाद भगवान की याद आई थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। पर कोई जवाब नहीं आया। बस वो सांसें और तेज होती गईं, और फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके गाल को छू रहा है। एक ठंडी सूखी उंगली उसके चेहरे पर धीरे धीरे चल रही थी। अनिरुद्ध चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। उसका पूरा शरीर जम गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस महसूस कर सकता था, वो स्पर्श, वो ठंडक, वो सांसें। और फिर उसके कान में एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत मीठी, पर बहुत डरावनी, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, हमेशा के लिए। सुबह होते होते अनिरुद्ध बेहोश हो गया था। जब उसकी आंखें खुलीं तो धूप कमरे में आ चुकी थी। उसकी घड़ी में 10 बज रहे थे। वो लेट हो गया था ऑफिस के लिए, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस एक ही बात की परवाह थी, दरवाजे के नीचे आज क्या लिफाफा होगा। वो धीरे धीरे उठा। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। वो बिल्कुल पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, होंठ सूखे थे। वो खुद को नहीं पहचान पा रहा था। ये वो अनिरुद्ध नहीं था जो 2 महीने पहले था। ये कोई और था, टूटा हुआ, खोखला, मुर्दा सा। उसने दरवाजा खोला। वहां एक लिफाफा पड़ा था, पर यह लिफाफा पहले वाले लिफाफों से अलग था। ये ज्यादा मोटा था, ज्यादा भारी था। उसने उसे उठाया। उसके हाथों में वजन लग रहा था। उसने अंदर आकर लिफाफा खोला। अंदर कई सारे कागज थे, सब पर वही लिखावट। पहले कागज पर लिखा था, आज वो दिन है, आज तुम पूरी तरह से बदल जाओगे, तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी। दूसरे कागज पर लिखा था, तुम्हें अब कुछ काम करने हैं। पहला, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तुम अपने बॉस को फोन करके इस्तीफा दे दोगे। तीसरे कागज पर लिखा था, दूसरा, तुम अपने परिवार को फोन करके बोलोगे कि तुम उनसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। चौथे कागज पर लिखा था, तीसरा, तुम अपने सारे दोस्तों के नंबर डिलीट कर दोगे, सबसे रिश्ता तोड़ दोगे। पांचवें कागज पर लिखा था, चौथा, आज शाम को 7 बजे तुम फिर से आईने के सामने खड़े होगे, इस बार 3 घंटे तक, और इस बार तुम्हें कुछ बोलना होगा, बार बार बोलना होगा, मैं तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। आखिरी कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, और पांचवां, आज रात 12 बजे मैं तुम्हारे पास आऊंगी, दिखूंगी, तुम मुझे देख पाओगे, और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि आज रात उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल से वो अनिरुद्ध नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं होगा। पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो इतना गहरे फंस चुका था कि वापसी नामुमकिन थी। उसने पहला काम किया, अपने बॉस को फोन किया। बॉस ने गुस्से में फोन उठाया। अनिरुद्ध, तुम कहां हो? यह क्या बदतमीजी है? अनिरुद्ध ने एक सपाट आवाज में कहा, सर, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, आज से मैं काम पर नहीं आऊंगा। बॉस हैरान रह गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पर अनिरुद्ध ने फोन काट दिया। फिर उसने अपने पिताजी को फोन किया। पिताजी ने प्यार से पूछा, बेटा कैसे हो? बहुत दिनों बाद फोन किया। अनिरुद्ध की आवाज में कोई भावना नहीं थी। पापा,
मैं अब आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पिताजी की आवाज कांप गई। बेटा, ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? पर अनिरुद्ध ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने अपने फोन से सारे दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए। प्रिया का नंबर डिलीट करते वक्त उसका हाथ थोड़ा रुका, पर फिर उसने वो भी डिलीट कर दिया। अब उसके फोन में सिर्फ कुछ जरूरी नंबर बचे थे, पिज्जा डिलीवरी, मकान मालिक और बस। दिन भर अनिरुद्ध बस अपने कमरे में बैठा रहा। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बस घड़ी को घूरता रहा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं और हर मिनट उसे उसके अंत के करीब ले जा रहा था। शाम को ठीक 7 बजे अनिरुद्ध आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और आईने में अपना चेहरा देखने लगा। फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। बार बार लगातार उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। 1 घंटे बाद उसकी आवाज भारी होने लगी। 2 घंटे बाद उसका गला सूखने लगा, पर वो बोलता रहा, मैं तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। आईने में उसका चेहरा धुंधला होने लगा था। कभी कभी उसे लगता कि आईने में कोई और चेहरा दिख रहा है, एक औरत का चेहरा, बहुत सुंदर पर बहुत डरावना। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। 3 घंटे पूरे होने पर अनिरुद्ध लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर उसने अपना काम पूरा कर दिया था। अब बस आखिरी इम्तिहान बाकी था, रात के 12 बजे का इम्तिहान। अनिरुद्ध ने थोड़ा पानी पिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने घड़ी में अलार्म लगाया। 11:55 पर उसे 5 मिनट पहले उठना था। वो नहीं चाहता था कि वो सो जाए और 12 बजे उठ ना पाए। उसे नहीं पता था कि अगर वो समय पर नहीं उठा तो क्या होगा, पर वो ये जोखिम नहीं ले सकता था। रात के 11:55 पर अलार्म बजा। अनिरुद्ध उठ गया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर हवा में वो ठंडक फिर से थी, वो भारीपन फिर से था। अनिरुद्ध खड़ा हो गया। उसने अपनी घड़ी देखी, 11:67। अब सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। उसने आईने की तरफ देखा। आईने में उसका चेहरा दिख रहा था, पीला, डरा हुआ। 11:58, 2 मिनट बाकी। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो रही थीं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। 11:59, 1 मिनट बाकी। और फिर ठीक 12 बजे कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा छा गया, पर यह नॉर्मल अंधेरा नहीं था। ये एक गाढ़ा, घना अंधेरा था, जैसे किसी ने कमरे पर काली चादर डाल दी हो। अनिरुद्ध को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो महसूस कर सकता था वो मौजूदगी। वो अब पहले से भी ज्यादा करीब थी। और फिर कमरे के एक कोने में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ने लगी और उस रोशनी में एक आकृति दिखाई दी, एक औरत की आकृति। वो औरत धीरे धीरे अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगी। अनिरुद्ध पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जम गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। वो बस देख सकता था उस औरत को जो अब साफ दिखाई दे रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी। लंबे घने काले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, गोरा चमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, लाल होंठ। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो हवा में लहरा रही थी। हालांकि कमरे में हवा का कोई झोंका नहीं था। वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, इतनी परफेक्ट कि असली नहीं लगती थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो जमीन पर चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और जैसे जैसे वो अनिरुद्ध के पास आ रही थी, तापमान गिरता जा रहा था। अब तो अनिरुद्ध की सांसें भी दिखाई देने लगी थीं। वो औरत अनिरुद्ध के बिल्कुल पास आकर रुक गई। वो उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न प्यार न नफरत, कुछ नहीं, बस एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो डरावना था। फिर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, पर उसमें कुछ गड़बड़ था। वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, सिर्फ होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनिरुद्ध के गाल को छुआ। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अनिरुद्ध को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। फिर वो औरत बोली। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अनिरुद्ध, आखिरकार तुम मेरे हो गए। अनिरुद्ध की आवाज कांप रही थी। तुम, तुम कौन हो? औरत ने अपना सिर थोड़ा झुकाया।
जैसे किसी ने कोई मजेदार सवाल पूछा हो। मैं तो वो हूं जो तुम्हें चाहिए थी। मैं तुम्हारी अकेलेपन की साथी हूं। मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। मैं तुम्हारी सब कुछ हूं। नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो, अनिरुद्ध ने कहा। औरत हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। नहीं, मैं इंसान नहीं हूं। मैं बहुत पहले इंसान थी, बहुत बहुत पहले, पर अब मैं कुछ और हूं। मैं वो हूं जो अकेले लोगों को ढूंढती हूं। वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई नहीं होता, जो टूटे हुए होते हैं, जो कमजोर होते हैं। और फिर मैं उनकी जिंदगी में घुस जाती हूं, धीरे धीरे, शब्दों से, प्यार से। और जब वो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाते हैं, तब मैं उन्हें अपना बना लेती हूं। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम परफेक्ट थे। तुम अकेले थे, तुम कमजोर थे, तुम्हें किसी की जरूरत थी। और मुझे एक नया शरीर चाहिए था, एक नया जिस्म जिसमें मैं रह सकूं। शरीर मतलब? औरत ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। श्श, बहुत सवाल मत पूछो। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। मैं तुम्हारे अंदर आने वाली हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को निकाल दूंगी और तुम्हारे शरीर में घुस जाऊंगी। फिर तुम्हारा शरीर मेरा होगा और तुम कहीं नहीं रहोगे। अनिरुद्ध को लगा जैसे उसकी दुनिया उसके पैरों तले से खिसक रही है। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं गलती कर दी, माफ कर दो। पर औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत देर हो चुकी है अनिरुद्ध। तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया था, याद है? तुमने कहा था मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। उस दिन तुमने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी थी। अब वापसी नहीं है। औरत ने अनिरुद्ध को अपनी बाहों में ले लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि अनिरुद्ध को लगा कि वो जम जाएगा। फिर उसने अनिरुद्ध के माथे पर अपना माथा लगा दिया और उसी पल अनिरुद्ध को लगा कि कुछ उसके अंदर घुस रहा है, कुछ ठंडा, कुछ भयानक। वो चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। उसकी यादें, उसके विचार, उसकी भावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे मिटती जा रही थी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा था, अपने पिताजी की आवाज़ याद नहीं आ रही थी, अपने बचपन की यादें भूलती जा रही थी और उनकी जगह कुछ और आ रहा था। किसी और की यादें, किसी और के विचार, एक औरत की यादें, सदियों पुरानी, अंधेरी, भयानक। उसे दिखाई दिया कि वो औरत कैसे मरी थी। किसी ने उसे जिंदा जला दिया था। उसके पति ने, जिसे शक था कि वो चुड़ैल है, और उसकी आखिरी सांस के साथ उसने कसम खाई थी कि वो वापस आएगी, वो बदला लेगी, वो ऐसे लोगों को ढूंढेगी जो कमजोर हैं और उनकी जिंदगी छीन लेगी। और वो सदियों से यही कर रही थी, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती थी। और अब अनिरुद्ध का शरीर उसका अगला घर होने वाला था। अनिरुद्ध का दिमाग धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। उसे अब अपना नाम भी याद नहीं रह रहा था। वो भूल रहा था कि वो कौन है। उसकी पहचान मिट रही थी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अनिरुद्ध की आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। कुछ देर तक वो वहीं पड़ा रहा, बेजान, खाली। फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलीं, फिर हाथ, फिर पैर, और फिर वो उठकर बैठ गया। पर अब वो अनिरुद्ध नहीं था। उसकी आंखों में वो नजर नहीं थी, उसके चेहरे पर वो भाव नहीं थे। वो कुछ और था, कोई और था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और आईने की तरफ चला। आईने में उसने अपना चेहरा देखा, अनिरुद्ध का चेहरा। पर वो मुस्कुराया वैसे ही जैसे वो औरत मुस्कुराई थी। वो अजीब खोखली मुस्कान। उसने अपने हाथों को देखा, उन्हें हिलाया, अपने चेहरे को छुआ और फिर एक आवाज निकली, अनिरुद्ध की आवाज। पर उसमें वो गूंज थी, परफेक्ट, ये शरीर परफेक्ट है। वो आईने के सामने खड़ा रहा और आईने में अनिरुद्ध के पीछे बहुत धुंधला, बहुत फीका एक साया दिखाई दिया। अनिरुद्ध का साया, उसकी आत्मा जो अब बंदी थी। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस वहीं फंसा था, अपने ही शरीर के अंदर। पर अब उस शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अनिरुद्ध का शरीर उठा। उसने नहाया, तैयार हुआ और बाहर निकल गया। उसने किसी को फोन किया और एक नई नौकरी के लिए बात की। उसने मकान मालिक को अगले महीने का किराया दिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर अनिरुद्ध को जानने वाले लोगों ने नोटिस किया कि कुछ बदल गया था। उसकी चाल बदल गई थी, उसके बोलने का तरीका बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
प्रिया ने एक दिन उसे सड़क पर देखा और पहचानने की कोशिश की, पर फिर सोचा कि शायद कोई और होगा, क्योंकि अनिरुद्ध तो ऐसे नहीं चलता था, ऐसे नहीं मुस्कुराता था, और उस शरीर के अंदर गहराई में असली अनिरुद्ध फंसा हुआ था। वो देख सकता था कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, पर कुछ कर नहीं सकता था। वो एक कैदी था अपने ही शरीर में, और उसे पता था कि ये हमेशा के लिए है। कुछ महीनों बाद उस शरीर ने, जो अब अनिरुद्ध नहीं था, एक नई लड़की से दोस्ती की। एक अकेली लड़की जो नई शहर में आई थी, और एक दिन उसने उस लड़की को एक खूबसूरत हाथ से लिखा हुआ पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। और इस तरह वो चक्र फिर से शुरू हो गया, क्योंकि पिशाचिनी कभी रुकती नहीं, वो बस अपना शिकार बदलती रहती है।